Hello everyone, welcome to Winsome Digital Learning Platform. Decentralization. When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. So we have already studied the two tiers of government, two levels of government, that is central government and state government. So in this part, we are going to study about the third level or tier of the government, that is local government. हमने क्या किया, पावर को सेंटर से दूर किया. एक कंट्री की पावर जो सेंटर में थी उसको हम यहाँ से यहाँ दूर तक लेके आए, तो सेंटर से दूर कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज कि हम सेंटर से निकाल के लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे रहे हैं. दैट इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन when power is taken away from the central and state governments and given to local governments. तो इस वर्ड से भी समझ सकते हो, सेंटर से पावर को डी करना मतलब निकाल के लोकल गवर्नमेंट्स को देना, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आर सब हेडिंग. A vast country like India cannot be run only through two tiers. You already know that India is one of the largest country of the world as well as the biggest, the largest democracy of the world. तो इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए सिर्फ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट सफिशिएंट. टू टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इज नॉट सफिशिएंट. सो वी हैव टू क्रिएट इट a third level of government, that is local governments. Okay, let's see. States in India are as large as इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. तो इंडिया खुद में, इंडिया को क्या बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इतनी सारी कंट्रीज आ सकती है. यूरोप की मोस्टली इतनी ज़्यादा कंट्रीज आ सकती हैं और तब भी इंडिया की टेरिटरी कंप्लीट, इतनी बड़ी हमारी कंट्री है और यू कैन से इतने ज़्यादा बड़े हमारे पास स्टेट्स हैं, इतने पॉपुलर स्टेट्स हैं कि अगर आप उनको यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करोगे तो इंडियन स्टेट्स आर मच मोर बिगर, मच मोर डाइवर्स, दे आर हैविंग मच मोर पॉपुलेशन देन दीज यूरोपियन कंट्रीज. तो अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें तो यूपी, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया. तो रशिया में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है. Maharashtra is about as big as Germany. So we talk about Germany, developed country, okay, you can say advanced country, western country, so and so. ठीक है, but our state of only Maharashtra is as big as Germany. So we have such a you can say vast land under our, you can say, country or territory, that we need a third level to govern our people or the diversity of our country. And many of these states are internally very diverse. तो population को भूल जाओ, territory को भूल जाओ, खुद में इतनी डाइवर्स हैं कि इनको एक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बैठ के नहीं चला सकती. दे नीड लोकल गवर्नमेंट्स सो दैट गवर्नेंस हो एकदम लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस हो पाए. दैट्स वाई गांधी जी once said that the soul of the India, it is living in villages. Yes. As per the census of 2011, majority of the population, that is more than, you can say, 69% population is living in the villages of the country. तो जब villages के पास खुद की गवर्नेंस नहीं होगी, खुद की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट बैठ के पूरे विलेजेस को एडमिनिस्टर कैसे कर पाएगी? यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए कलेक्टर्स कैसे, यू कैन से, एकदम जो लोअर लेवल पे लोग हैं विलेजेस में, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे? सो दैट्स व्हाई वी नीडेड द लोकल गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री. सो देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग. इतनी डाइवर्सिटी, इतने पॉपुलेशन, इतने एरिया के कारण, इन रीजंस के कारण हमें क्या चाहिए थी, हमें ज़रूरत थी कि अब पावर शेयरिंग और की जाए within these states. तो states के भी अंदर और पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट. तो पावर शेयरिंग के अंदर अब इंडिया को किसकी ज़रूरत थी? एक अनदर टीयर की, दैट इज़ अ थर्ड टीयर
below that of the state governments. So you already know union or central government at the top, state at the top, sorry, at the second level, and third we needed the local government to run the administration. Okay, so this another tier of government, third tier, is known as the local government. Okay, let's see. This is the rationale for decentralization of power which resulted in third tier of government called local government. तो कारण क्या थे हमारे पास? एरिया, पॉपुलेशन, देन डाइवर्सिटी. इसी कारण हमें क्या चाहिए? एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए. भाई ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों के एकदम पास हो, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, सबसे पीपल के एकदम क्लोज हो, so that people can directly rule themselves, or you can say they can govern themselves, they can make their own policies, local programs, local issue solution. That's why we needed a local government. और जिस डिसेंट्रलाइजेशन को ही रिजल्ट से ही क्या निकल के आता है? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. Now need for decentralization. What was the need? Why it was needed? ऐसा क्या जरूरी था कि हमें एक लोकल गवर्नेंस बनानी पड़ी, या यहाँ बोला जाए तो लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत पड़ी? There are large number of problems and issues which are best settled at the local level, as people have better knowledge of problems in their localities. Fine. तो सबसे पहले नीड क्यों पड़ती है कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऐसे होती हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं. उसके लिए लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है कि हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में क्या दिक्कत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है, बेटर देन एक वहाँ के एमएलए या एमपी से ज़्यादा. पहली चीज़ कि हमें लोकल लेवल पे इश्यूज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है. सो फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन राजस्थान, तो आपको पता है कि भाई अगर आप डेजर्ट एरिया वेस्टर्न राजस्थान में रह रहे हो, सो देयर इज लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी देयर. फाइन. तो आपको पता रहता है कि ये हमें करना चाहिए सो दैट वी कैन सेव वाटर, बट दिस टाइम यू कैन से फ्लड्स वर देयर, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन योर लोकेलिटी, आपको पता है कि भाई मेरी लोकेलिटी की स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, पिछले 2 महीने से ख़राब पड़ी है, एरिया में बहुत ज़्यादा यू कैन से जानवर घूम रहे हैं, दैट यू कैन से काउज एंड डॉग्स, दे आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स. तो ये चीज़ आपको बेटर पता होगी. जो हमारे गार्बेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ये आपको लोकली ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होता है, और आप ज़्यादा उसका बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हो एज कम्पेयर टू द यू कैन से अपर लेवल ऑफ गवर्नेंस. इसीलिए ये सेटल्ड बेस्ट कहाँ पे होती है? लोकल लेवल पे. आपको अपनी गली मोहल्ले लोकेलिटी की इश्यूज पता है, आप उसको अपने लेवल पे रिजॉल्व बेटर तरीके से कर सकते हो. आप पहुंच गए स्टेट की कैपिटल में, ठीक है, कि हमारे गली मोहल्ले में ये दिक्कत है, ये चाहिए हमें, कलेक्टरेट पहुंच गए, तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना ज़्यादा इश्यूज होंगे, मनी वेस्ट होगा, वट एवर इट इज़. सो बेस्ट ये सेटल कहाँ पे हो सकती है? वही लोकल लेवल पे ये रिजॉल्व हो सकती है और की भी जाती है. Second, people have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. जो लोग लोकल लेवल पे काम करते हैं उन्हें बेटर तरीके से पता होता है कि कहाँ पे मनी हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पे उसका बेटर आउटपुट निकल के आएगा, और थिंग्स को मैनेज कैसे करना है. दे न्यू इट वेरी वेल बिकॉज दे आर डूइंग इट ऑन डेली टू डेली बेसिस. ये उनके पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का. सो दे आर हैविंग बेटर आइडियाज. एंड थर्ड, democratic participation. At the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making, which helps to inculcate a habit of democratic participation. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता इलेक्शन हो गए बात खत्म. डेमोक्रेसी का रियल काम इलेक्शन के बाद ही शुरू होता है. ओके. एंड डिसेंट्रलाइजेशन से बेस्ट चीज क्या निकल के आती है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है. मीन्स नाउ पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, गवर्नेंस ऑफ देयर रीजन, गवर्नेंस ऑफ देयर लोकेलिटी और द सिटी. सो नाउ दे आर एबल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अर्लियर they are not able to, you can say, step up and go to the, you can say, legislative assembly, parliament.
अब उनको अगर पॉलिटिक्स करनी है, लोगों की सेवा करनी है, दे हैव टू वर्क, देन दे कैन डू इट नाउ एट द लोकल लेवल, एंड दिस विल डायरेक्टली यू कैन से increase the democratic participation, as well as the people, they are now, you can say, not ruled by others, they are themselves, they are becoming the decision makers. So this is the, you can say, best part. The need for decentralization was recognized in our constitution. और ये जो ज़रूरत थी डिसेंट्रलाइजेशन की, इसको फाइनली हमने रिकग्नाइज किया 1992 में. वी हैव passed a bill, that is 73rd and 74th constitutional amendment, और 1993 में ये amendments effective हुए, जिसके बाद जाके PRIs को और म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला कि भाई अब स्टेट के अंदर इन लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स का होना ज़रूरी. एज वेल एज गांधी जी, एवरीबडी नोज हिम, नोन एज आर नेशनल फादर ऑफ इंडिया, है ना. सो उनका सबसे पहले मेन उनका मोटिव भी यही था कि ही वांटेड टू क्रिएट द विलेज लेवल गवर्नमेंट्स. वो चाहते थे कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट से ना बने, बल्कि लोअर लेवल, ग्रास रूट लेवल से बन के ऊपर लेवल तक जाए. ही वांटेड टू डू द डिसेंट्रलाइजेशन, और उनके ही आइडियल्स को देखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया. एंड फाइनली 1993 हमने लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड किया. मे बी दिस कुड बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. Okay, now let's see next page. Ineffectiveness of decentralization before 1992. I told you that a bill was passed in 1992. तो इससे पहले ineffective क्यों थी local governance या decentralization? Why it was ineffective? The reason was local governments were directly अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. तो उस टाइम पे ये क्या थी, डायरेक्टली कंट्रोल की जाती थी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा. सो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स थी, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें बना रखी थी, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती थी. सो दे समटाइम्स दे यूज्ड टू क्रिएट लोकल गवर्नमेंट और नॉट. लोकल गवर्नमेंट पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं थी, सेम नहीं थी, देयर वाज नो सिनर्जी बिटवीन दैट. सो फर्स्ट थिंग दैट, एंड सेकेंड, अगर किन्हीं स्टेट्स ने यू कैन से लोकल गवर्नमेंट बना भी रखी थी तो इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे. एंड यू नो दैट इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, बिकॉज जब तक आपके पास इलेक्ट करने की, चूज करने की चॉइस नहीं होगी, तब तक कहाँ की डेमोक्रेसी, एंड देयर विल बी नो डेमोक्रेसी. We have already studied that. So there were no regular elections. They used to held after every 5 years. Third, local governments did not have any powers or resources of their own. तो उस टाइम पे local governments के पास ना तो खुद की powers होती थी और ना ही खुद की resources होती. You can say they were entirely dependent on the state governments. स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती थी, अपने हिसाब से इनको पावर्स या रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती थी. और जब तक आपके पास पावर्स या रिसोर्सेज नहीं होंगी, यू कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली. So that's the drawback. Okay, so this was the reason of the ineffectiveness of local governments, or the, you can say, decentralization before 1992. And after 1992 a bill was passed which was come into effect in 1993. उसके बाद इन local governments को हमने constitutional status दिया था, and I have already told you. Okay, let's see. Then major step towards effective decentralization in 1992. तो फिर ineffective थी 1992 से पहले, तो हमने कुछ step उठाए जिसके बाद ये effective बनती है after 1992, or you can say in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy, that is local governance or governments, sorry, पावरफुल एंड इफेक्टिव. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम डायरेक्टली अमेंड करते हैं, इसलिए ताकि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, उसको हमने ज़्यादा पावरफुल बनाना है और ज़्यादा
इफेक्टिव भी बनाना। और जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसमें लिख नहीं देंगे तब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से चीज़ें चलाती रहेंगी, अपने हिसाब से लॉज फॉर्मुलेट करेंगी, अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करेंगी, रिसोर्सेज देंगी। बट एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, when we have written the things in the constitution, how states have to follow those rules or all the wordings, article provisions. Okay, so first point it is now constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. तो पहला चेंज हमने क्या किया कि भाई पहले जो ये आप रेगुलर इलेक्शन नहीं कराते थे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अब वो इलेक्शंस रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years कंडक्ट करवाना कंपल्सरी है। यू हैव टू कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years. Second, what we have did, I think many of you people know that seats are reserved for scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha and the state legislative assemblies. But now seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes as per their population or representation. और अब हमने क्या किया, लोकल गवर्नेंस के अंदर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व करी, नॉट ओनली इन इलेक्टेड पोजीशंस, नॉट ओनली एट इलेक्टेड पोजीशंस और बॉडी, बट ऑन द एग्जीक्यूटिव हेड। तो पंचायत का अगर सरपंच भी होगा तो उसके लिए भी हमने सीट रिजर्व करी कि भाई अब सिर्फ सरपंच की पोजीशन पे एक एससी पर्सन खड़ा हो सकता है, एसटी पर्सन खड़ा हो सकता है, ओबीसी पर्सन खड़ा हो सकता है। तो हमने पोजीशंस के लिए भी हमने क्या किया, रिजर्वेशन दिया इन लोगों को, so that they should come forward. And the notion of equality जिसकी हम बात करते हैं, untouchability, discrimination, ये वो कम हो सके और सोसाइटी में बेटर फैब्रिक, इक्वल फैब्रिक एस्टैब्लिश हो सके। Then third point, at least 1/3 of all the positions are reserved for women. तो हमने क्या किया, with the help of 73rd constitutional amendment, all the seats, all the positions which are going to be there, उसमें हमने सब में विमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया। सो इट मीन्स कोई भी अगर सरपंच लेवल है तो सरपंच लेवल पे 20 गांवों में अगर 20 सरपंच बनने वाले हैं तो उसमें से 1/3 जो सीट्स होंगी सरपंच की वो किसके लिए, विमेन के लिए रिजर्व्ड। और अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी 20 बनने वाली हैं तो 20 से फिर 1/3 कितनी होंगी, विमेन। और अगर ग्राम पंचायत में 20 लोग या 25 लोग इलेक्ट होने वाले हैं तो उसमें से भी 20-25 लोगों में से भी 1/3 वुमन। तो हमने वुमन को हर लेवल पे इन लोकल गवर्नमेंट वी हैव गिवन देम द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स। और ये आज तक हमारी यू कैन से सेंट्रल पार्लियामेंट में और यू कैन से यूनियन पार्लियामेंट में ये लॉ अभी तक आया नहीं है, बट लोकल गवर्नमेंट में ये लॉ since its inception we have given them this reservation. So that's the reason कि अगर आज इंडिया में you can say 30+ लाख लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, there are 30 lakh, you can say more than 30 lakh people are there, उसमें से 13 or you can say 10+ lakh women are directly involved in the local governance. So one of the, you can say, positive aspect is that women empowerment happened due to the seats reservation and due to the constitutional status of the local governments. Fourth point, an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. In your further classes, you will study about the Election Commission of India. So, Election Commission of India क्या करता है, elections conduct करवाता है लोकसभा के, राज्यसभा के, state legislative assemblies के, then president के, vice president के। अब बात आती है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के, तो उनको उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसी एक्ट में डाला कि भाई आपको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसका मेन काम क्या होगा, हर पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और म्युनिसिपल में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना आफ्टर एवरी 5 years।
तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए भी हमने इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए एक बॉडी को क्रिएट करा, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिफ्थ पॉइंट, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. So with this, by the fifth point, what it is saying, now it is mandatory for the state governments to share some of the powers and the revenue with the local. Now it is compulsory that you have to share this in this subject. It's in this law making power, you can say, subject with the local government, as well as now you have to share the revenue with them. All the taxes which you are levying on the people, now you have to share all those taxes to the local, with the local government, or you can say to the local governments you have to now devaluate those taxes. अब बात आती है कि ये शेयरिंग होती है, ओके होती है, बट द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो कितना शेयर करना है, किस एरिया में क्या शेयर करना है, कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. स्टेट अपने हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से ये शेयर डिसाइड करती हैं. सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. बाकी ये चीज़ें जो है भाई, रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, सीट्स रिजर्व करना, विमेन को 1/3 सीट देना, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना, ये बनाना कंपलसरी है. बट शेयर जो आप करने वाले हो वो आपके ऊपर है, दैट इज़ ऑप्शनल. या आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो, फाइनलाइज्ड कर सकते हो. आई होप आई एम क्लियर. चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ विल सी द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन द इंडिया. First, we will begin with the local government or the rural government, that is Panchayati Raj. Panchayati. Okay. Villages in some state. तो ग्राम पंचायत कहाँ बनाई जाती है? यहाँ तो एक विलेज की अपनी होती है. यहाँ अगर छोटे छोटे गांव हैं तो छोटे छोटे गांव मिलके एक पंचायत बनाते हैं. So there is going to be a ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स. ठीक है. सेकेंड, दिस इज अ काउंसिल. ये एक क्या है? काउंसिल है. कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और अ सरपंच. तो ग्राम पंचायत क्या होती है? एक काउंसिल होती है, जैसे एक बॉडी होती है जिसके अंदर कुछ वार्ड मेंबर्स रहते हैं और वार्ड मेंबर्स के साथ साथ में एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सरपंच. तो ये भाई इस गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं. ठीक है. तो हेड को क्या बोला जाता है? सरपंच. अब ये जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड. इनको सबको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन living in that ward or village. So who is going to elect them? All the adult population वो वोट देने जाएंगे and then they will be directly elected. Okay. Second, it means next point, it is a decision making body for the entire village. तो इस बॉडी का काम क्या होता है? इस काउंसिल का काम क्या होता है? डिसीजन लेना पूरे विलेज के लिए कि अब हमें ज़रूरत है स्कूल की, एक स्कूल बनाया जाए. एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है. यहाँ पे कुआं खदवाओ भाई, यहाँ पे कोई शॉप्स बननी चाहिए, यहाँ पे यू कैन से देयर शुड बी बेटर रोड्स क्रिएट बनवानी है हमें, यहाँ पे नाली सिस्टम ऐसा बनेगा. तो जो भी सिस्टम है, जो भी डिसीजंस लेने हैं अलग अलग तरीके, फॉर एग्जाम्पल सच एंड सच, ये सब डिसीजंस कौन लेती है? ये काउंसिल लेती है, और बोल सकते हो ये पंचायत डिसीजन लेती है. It works under the overall supervision of the ग्राम सभा. तो ये किसके सुपरविजन में काम करती है? ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है. Now what is ग्राम सभा? ग्राम सभा, all the voters in the village are its members. तो ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स होते हैं जो इन काउंसिल को इलेक्ट कर रहे हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं. मतलब ये एक असेंबली होती है, हम 100 लोग मिलेंगे, ये डिसीजन बातें होंगी और ये डिसीजन को फाइनल कौन करेगा? ग्राम पंचायत. सो एवरी वोटर, इट मीन्स हर वो इंसान जो 18 ईयर से प्लस का है वो ग्राम सभा का क्या है? देन
ग्राम सभा का वो मेंबर है, डिसीजंस वो समझेंगे, वो उस पर डिस्कशंस करेंगे, डिबेट्स करेंगे, देन दे विल फॉरवर्ड देयर डिसीजंस टू द ग्राम पंचायत, और फिर ग्राम पंचायत क्या लेगी, उस पर डिसीजन लेगी। देन ग्राम पंचायत में भी अगला पॉइंट देखते हैं, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को साल में, एक ईयर में या तो 2 बार, एटलीस्ट 2 बार या 3 बार मिलना पड़ता है ग्राम पंचायत के बजट को अप्रूव करने के लिए, और जो ये काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करने के लिए, और क्या परफॉर्मेंस है ग्राम पंचायत की, इस सब को देखने के लिए। तो यू नो एटलीस्ट हमारे पार्लियामेंट में भी बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन, देन विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं नॉर्मली। सेम ये भी एटलीस्ट 2 बार या 3 बार एक साल में मिलते, फिर एनुअल बजट को अप्रूव करते हैं और साथ ही साथ ये रिव्यू करते हैं हाउ ग्राम पंचायत इज वर्किंग, की फंक्शनिंग कहाँ पे बेटर है, क्या बेटर हो सकता है, क्या चेंजेस लाने हैं, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुडंट बी डन। तो ये सब चीज़ें ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस ग्राम पंचायत। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्लॉक लेवल, तो पहला लेवल क्या था, पंचायत लेवल, उसके बाद में आता है दूसरा लेवल, दैट इज ब्लॉक लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। हमने देखा भाई यहाँ पे है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब बहुत सी ग्राम पंचायत्स मिलके क्या करती हैं, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, मिलके क्या फॉर्म करती हैं, एक पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल, इसको फॉर्म कर, ओके। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो ये जो मेंबर है इस बॉडी के, मीन्स ब्लॉक के जो मेंबर हैं, आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरियाज। जितने भी पंचायत मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, उन सब से ये इलेक्ट होके आते हैं, दैट इज ब्लॉक लेवल पे या मंडल लेवल पे। देन कम टू थर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी हम अर्बन में नहीं है भाई, अभी हम लोग पंचायती राज सिस्टम में ही चल रहे हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स, तो भाई यहाँ पे हमने देखा बहुत से मंडल बने हुए हैं, एक मंडल, 2 मंडल, एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ये कॉन्स्टिट्यूट एक साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद। सो मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, तो ज्यादातर जो लोग होते हैं जिला परिषद के, फाइन। Members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. Sorry, हमने क्या लिखा, ज्यादातर मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो जितने भी मंडल से आए हुए हैं वो लोग तो इलेक्ट होके आएंगे, बट उसके अलावा जो उस रीजन का, उस मंडल का, उस जिले का जो MP है वो भी इसका हिस्सा होता है। और अब जो मंडल या उस जिले में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स लग रही हैं, वो MLA हैं वहां से, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। और कई ऑफिशियल्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो भी क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, यू कैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास है जिला परिषद। ये जिला परिषद फॉर एग्जाम्पल ये आती है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के MP हैं लोकसभा के, वो भी क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से राइट नाउ इट इज श्री अर्जुन राम मेघवाल, वो होंगे इसके मेंबर। और जो जितने भी MLAs हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी क्या होंगे, इसके मेंबर बन सकते हैं, दैट इज। तो देयर आर 7 MLAs फ्रॉम बीकानेर, तो वो सब भी क्या होंगे, इसके पार्ट। और कई साथ के ऑफिशियल्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। So next is chairperson. Chairperson of Zilla Parishad is the political head of the Zilla Parishad. तो जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो क्या होते हैं,
पॉलिटिकल हेड होते हैं, वो सब मीटिंग्स को लीड करते हैं, चेयर करते हैं, और उनके यू कैन से अंडर द चेयरपर्सन ऑफ दैट पर्सनशिप, उन्हीं के अंडर सारी मीटिंग्स, रिव्यूज सब उन्हीं के अंडर की जाती हैं और वही देखते हैं, उसको चेयर करते हैं, लीड करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है दैट इज ओवर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हम आते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसका अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 ना 1993 में इफेक्टिव हुआ था, दैट्स व्हाई। नाउ म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स। तो जो टाउन्स होंगे अर्बन लोकल गवर्नेंस में, उनके अंदर क्या एस्टैब्लिश की जाएगी? म्युनिसिपैलिटी। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो जो टाउन से बड़े शहर होंगे, जो टाउन्स से बड़े शहर होंगे, बिग सिटीज होंगी, उनके अंदर म्युनिसिपैलिटीज नहीं होंगी, उनके अंदर क्या होंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल बी देयर। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों को कौन कंट्रोल करता है? इलेक्टेड बॉडीज, जिसको कौन डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं? हम लोग, पीपल। तो पीपल ही क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी और म्युनिसिपैलिटी के भी। ओके, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। ऑब्वियस सी बात है, तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन क्या होंगे? पॉलिटिकल हेड होंगे म्युनिसिपैलिटी के। वाइल इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस such an officer is called the mayor. Okay, I'll explain you कैसे। अब देखो, तो ये क्या कह रहे हैं? म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो इस म्युनिसिपैलिटी के हेड कौन होंगे? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ओके, while in a municipal corporation means यहाँ पे such an officer is called the mayor। बस नाम का फर्क है कि भाई अगर आपके टाउन में म्युनिसिपैलिटी है तो उसके हेड को हम म्युनिसिपल चेयरपर्सन बोलेंगे, अगर आपके शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसके हेड को हम मेयर बोलेंगे। ठीक है, फाइन। देन वी विल गो टू नेक्स्ट आवर टॉपिक ऑफ मेजर इश्यूज विद लोकल गवर्नमेंट्स। फाइन। अब सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं? आफ्टर यू कैन से इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी मिल गया, उसके बाद भी हमें क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं? लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। दो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, सॉरी, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो आपने इनको ये प्रोविजन, आपको रेगुलरली इलेक्ट होके आना है, बट इनमें अभी भी ये प्रोविजन नहीं है कि आपको रेगुलरली मिलना भी है। ये प्रोविजन मिसिंग है और ये क्या है? एक बहुत बड़ा इशू है। सेकेंड, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। आई हैव टोल्ड यू कि भाई ये ऑप्शनल होता है कि आपको पावर्स ट्रांसफर करनी है, तो ज़्यादातर स्टेट्स ने इनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर्स ट्रांसफ़र ही नहीं की हैं। सो इट कैन बी डन कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाए कि आपको ये पावर्स इनको देनी है। सो मे बी दिस इशू कैन बी रिजॉल्व देन। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो नॉट गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज टू देम। तो पावर्स दे दी बट उनको रिसोर्सेज मतलब पैसा नहीं दे रहे, फाइनेंस नहीं दे रहे, तो प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो पावर्स का क्या करेंगे? अगर उनके पास पैसा ही नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम, एड्स, वट एवर इट इज, तो इट्स ऑल्सो मनी और यू कैन से फाइनेंसेस शुड बी डेलीगेटेड टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स। फाइन। तो अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज India has about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities. I have earlier told you that more than 30 lakh people are now part of the local governments. So exact data is 36 lakh elected representatives are
there in the Panchayati Raj system and the municipality system of the country. So now you can see that कि भाई 36 लाख लोग डायरेक्टली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं जो पहले नहीं थे जब हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दिया था. सो यस, लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या करती है, डेमोक्रेसी एकदम ग्रास रूट लेवल पे पेनिट्रेट करती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. Okay, let's see the next page. Fine, so this is a newspaper clipping. What do these newspaper clippings have to say about efforts of decentralization in India? Democracy for sale in Tamil Nadu. The highest bidders get panchayat post. क्या चल रहा है यहाँ पे? Money power is, they are using the money power. Or their financial position they are using. State oppose direct funding of panchayats. State oppose कर रही है कि पंचायत की direct funding ना करो. Why? Because they don't want to delegate their resources. Resources, that too financial resources. Okay. Over 1 million women elected to panchayats. So what it is saying, 1 million से ज़्यादा women पंचायत पे elect हुई हैं. So is it a case of women empowerment or women participation in politics? Empowerment or women participation in politics? You can write in your book as well. Okay. One more. For rupees 250 justice in a village. Okay, so लोअर लेवल पे ही न्याय पंचायत बन जाएंगी तो आपको इतनी दूर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आना पड़ेगा जस्टिस के लिए, आपको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. सो जस्टिस कुड बी अफोर्डेबल, जस्टिस विल बी अफोर्डेबल. अफोर्डेबल एंड क्विक जस्टिस, हाथों हाथ न्याय मिलेगा भाई. ये हमें क्या मिला है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट्स, हमें ये चीजें मिल रही हैं. विमेन प्रधान्स ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज. तो जिन विमेन को समझा जाता था कि दे आर फॉर द प्राइवेट लाइफ नॉट द पब्लिक लाइफ, नाउ दे आर ब्रिंगिंग द चेंज. सो विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज अ गुड थिंग. When they are the part of 50% population of the country and they are coming in the political arena, so yes, their participation increasing and this will lead to obviously their development as well as the development of the entire society or the women, and they are also going to inspire other women. So it will bring a change, or you can say chain of change among the women population of the country or the villages, or you can say urban areas. Fine. So this is the case study of Brazil which is given in your book. Okay, it is mentioned on the last page of the chapter. It is a case study of Brazil combining decentralization. हम decentralization को combine कर रहे हैं participative democracy के साथ. So D plus PD. Now you say what is D plus PD? D means decentralization and PD means participative democracy. Okay, so this is an experiment in the Brazil. Okay, Brazil, I hope you know, it's a country in South American continent. Okay, a city called Porto Alegre in Brazil has set up a parallel organization operating alongside the municipal council. तो municipal council के साथ साथ इन्होंने एक parallel organization establish की है. क्यों? enabling local inhabitants to take real decisions for their city. तो म्युनिसिपल काउंसिल में तो भाई इलेक्शन से लोग जा रहे हैं, साथ ही साथ हमने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिसमें जो लोकल लोग हैं जो नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा या म्युनिसिपल काउंसिल का, वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. The city is divided into many sectors or what we call them as wards. So city को क्या कर रखा है, पोर्टो एल्ग्रे को इन्होंने एक एरिया को बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है जिसको हम नॉर्मली वार्ड्स भी बोलते हैं इंडिया में. Each sector has a meeting. इस सेक्टर की अपनी मीटिंग है, इसकी अपनी मीटिंग है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी, इनकी अपनी अपनी मीटिंग है.
लाइक दैट ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा भी तो यही करती है, मीटिंग करती है, ठीक है, इन विच एनी वन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। तो इफ यू आर लिविंग इन दिस एरिया you can participate in the meeting of that, you can say parallel organization. Okay, third point देखते हैं, there are some meetings to discuss issues that affect the entire city। तो कई मीटिंग्स ऐसी होती है जिसमें हर सेक्टर के लोग आते हैं और वो पूरी एंटायर सिटी को जो इशू इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी उनके सिटी में क्या हो रहा है, मे बी देयर इज अ इशू ऑफ फ्लड, देयर इज अ इशू ऑफ लेस फूड अवेलेबिलिटी, तो ये सब एक साथ मिलकर उस इशू को डिस्कस करते हैं। एनी सिटीजन ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज। हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट लोगों को दे रहे हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दे रहे हैं लोगों को। सो वी आर एस्टैब्लिशिंग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ओके, द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस्ड इन दीज मीटिंग्स। और क्या होता है, जो सिटी का बजट है कि हमारी सिटी को फॉर एग्जाम्पल दिस इन दिस रुपीज और वट एवर करेंसी इट इज, इतना हमें मिला है, हमें इसे कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, दे डिस्कस इन दीज मीटिंग्स। द प्रपोजल्स आर पुट टू द म्यूनसिपैलिटी। और जो इन मीटिंग्स में डिसाइड किया इन लोगों ने, वो प्रपोजल्स किसके पास जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज के पास। और जो क्या लेती है, फाइनल डिसीजन लेती है इसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी, कि हमें जो ये डिसीजन आया है कि इतना खर्च यहाँ पे करना चाहिए, इतना खर्च यहाँ पे करिए, इसको रिव्यू करती है और फाइनली अपना यू कैन से डिसीजन सुनाती है। सो एक म्यूनसिपल काउंसिल तो चल ही रही है, गवर्नमेंट बॉडी है, साथ ही साथ लोग अपनी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मींस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द यू कैन से गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो डेमोक्रेसी में हम पार्टिसिपेशन ला रहे हैं, दैट इज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ये एग्जाम्पल कहाँ का है, ब्राजील का। वैसा ही एग्जाम्पल हमारी कंट्री में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है इन सम एरियाज इन केरला। केरला में भी हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। Ordinary people have participated in making a plan for the development of their locality। और केरला के कुछ जगहों पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे लोग खुद अपनी लोकेलिटी के लिए क्या करते हैं, कुछ भी यू कैन से डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। So here we completes the chapter 2 federalism of your book. This is the part 3. We have completed this chapter in this video. So I hope I'll see you in the next parts and then with the next videos, with the next chapters. Till then, if you have any doubt regarding to this chapter, you can ask me in the comments below. Thank you.